अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद इन अ मिनट और टू वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बताएं। प्रॉपर आप लोग को वॉइस वगैरह सब क्लियर है? हाँ, बोलें जी। ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास के एंड में हमने मेजरमेंट IS-16 चल रहा था हमारा, और वही आज भी चलेगा। IS-16 के मेजरमेंट मॉडल्स पे हमने बात शुरू कर दी थी। IS-16 के मेजरमेंट मॉडल्स पे हमने बात स्टार्ट कर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो मैंने कहा था दो मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। ठीक है। फिर कुछ थ्योरी की स्टेटमेंट्स भी बताई थी कि एक मॉडल पिक कर लेना जब भी आप एसेट बाय करो। फिर सेकंड ये बताया था कि अगर एक बार किसी एक एसेट पे एक मॉडल अप्लाई करा तो उसकी कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट पे वही मॉडल अप्लाई होगा, ताकि चेरी पिकिंग ना हो। फिर आप लोगों को बताया था कि, और से सुने, कि अगर आपने एक बार किसी एक एसेट को रिवैल्यू करा तो उसकी पूरी क्लास ऑफ एसेट एक साथ रिवैल्यू होगी, राइट? वरना लोग क्या करते थे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज को हर साल रिवैल्यू करते थे, और बेकार वाली जो प्रॉपर्टीज होती थी उनको 5 साल 10 साल में एक बार रिवैल्यू करते थे। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, और से सुने, तो आपको कब कब रिवैल्यू करना है, हर हफ्ते करना है, हर महीने करना है, कब करना है? तो मैंने कहा था वो सफिशिएंसी के साथ होगा, यानी फ्रीक्वेंटली करना है। इतना फ्रीक्वेंटली करना है कि आपकी कैरिंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो। कैरिंग वैल्यू और मार्केट में मटेरियल डिफरेंस ना हो। यानी इन शॉर्ट ये बताया था कि जब कभी भी
आपके एसेट की मार्केट वैल्यू में मटेरियल चेंज आएगा तो आप रिवैल्यूएशन करोगे, सही है, ये सब बताया था। फिर आप लोगों को मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कराई थी। पहले तो हमने नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट से स्टार्ट किया था। तो नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट स्टार्ट किया था कि लैंड अपवर्ड रिवैल्यू होता था तो रिजर्व में जाता था, डायरेक्ट डाउनवर्ड होता था तो पीएनएल में जाता था। अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड होगा तो क्या होगा, ये सब बात की थी, सही है। फिर हमने डेप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग एसेट्स अगर रिवैल्यू होते हैं तो उनकी एंट्रीज, तो उसके भी 3 स्टेप्स आपको एंट्री बनवा दी थी कि कभी भी कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट अगर रिवैल्यू हो रहा हो तो बस 3 कदम थे, याद है। पहला स्टेप आप चेक कर लेना कि अपवर्ड हुआ है या डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है। अगर अपवर्ड हुआ है तो रिजर्व है, डाउनवर्ड हुआ है तो पीएनएल है। अब ये था कि उसकी आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी, उसकी आज तक की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, उसको हम रीसेट टू निल कर देते थे, उसको रीसेट टू निल कर देते थे। और थर्ड स्टेप बेटा ये था कि जो भी बैलेंसिंग फिगर होती थी वो एसेट के अकाउंट में चली जाती, ठीक है। ये सब हमने किया था, ये सब हमने लास्ट टाइम कर लिया, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर ये जो मैंने आपके सामने जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, इस वक्त जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि एक एसेट खरीदा था, फिर उसको आपने रिवैल्यू करा था। एक एसेट आपने खरीदा था, फिर उसको अपवर्ड रिवैल्यू किया था, याद है, तो रिजर्व क्रिएट हुआ था। तो मैंने फिर आपको एक चीज सिखाई थी, एक एक्सेस डेप्रिसिएशन का एक काम सिखाया था, अगर याद हो आपको। मैंने कहा था यूं सोचो, पहले सोचो बैठ के आराम से। मैंने कहा था जरा सोचो कि अगर कभी एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा, सोचो पहले, अगर अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो एसेट की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। एसेट अगर कभी अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो जब एसेट की रिवैल्यूएशन अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी तो ऑटोमेटिकली उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। और जब आने वाले कल की डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, एक्स्ट्रा, याद है, तो आने वाला कल का प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जब आने वाले कल का प्रॉफिट कम होगा तो आने वाले कल की रिटेन अर्निंग भी कम होगी, याद है। तो मैंने कहा था इस तरह तो सब डीमोटिवेट हो जाएंगे, इस तरह तो सब डीमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि आपकी रिटेन अर्निंग कम हो रही है, आपकी रिटेन अर्निंग यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कम हो रहा है, याद है। तो मैंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें ये वाली एंट्री बनाने की इजाजत दी थी, याद है, ये वाली, ये देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री। और ये एग्जैक्टली एक्सेस डेप्रिसिएशन यानी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बनती थी। ये एग्जैक्टली एक्सेस डेप्रिसिएशन यानी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बनती थी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बनती थी, याद है। तो देखो इस एंट्री में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व खुद खत्म होकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस एंट्री की वजह से आपकी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो एक पॉलिसी तो ये थी कि आप हर साल ये वाली एंट्री बनाएं। एक पॉलिसी तो हमने ये पढ़ी थी कि आप हर साल ये एंट्री बनाएं, हर साल आप ये एंट्री बनाएं। और दूसरी दूसरी टेक्निक ये थी, दूसरी टेक्निक ये थी, गौर से सुने, दूसरी टेक्निक ये थी कि आप कंप्लीट रिजर्व को मॉप के वक्त, डिस्पोजल के वक्त रियलाइज कर लें। कंप्लीट रिजर्व को डिस्पोजल के वक्त एक साथ पूरा रियलाइज कर लें, इसकी भी इजाजत है। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए 2 ऑप्शन थे, देखो ये मैंने लिखवाए हुए थे, देख लो, ये देख लो, ये पढ़ो। फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट 2 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अब ये देख लें सब, अब आपको लिखवाई, आपको भेज भी दी थी फाइल, हाँ, ये भेज भी दी थी आपको फाइल। अब एक और चीज सुना देता हूँ। फिर मैंने आपको समझाया था, ये मैंने 3 केसेस समझाए थे, फिर समझा रहा हूँ कि आज के बाद अगर कभी भी, आज के बाद अगर कभी भी आप डेप्रिशिएटिंग एसेट को, आज के बाद कभी भी अगर आप डेप्रिशिएटिंग एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो ये निगाहें, ये आंखें सबसे पहले क्या चीज ढूंढेंगी, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। क्या ढूंढेंगी, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये निगाहें सबसे पहले ढूंढेंगी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब इसके 3 केसेस कराए थे आपको, 3। पहला केस, अगर एसेट ईयर के बिगनिंग पे रिवैल्यू हो रहा हो, अगर एसेट कब रिवैल्यू हो रहा हो, ईयर के बिगनिंग पे रिवैल्यू हो रहा हो, तो देखो स्क्रीन पे देख लो। तो जब ईयर के बिगनिंग पे रिवैल्यू होगा तो सबसे पहले उसको रिवैल्यू करके उसकी वैल्यू चेंज कर देना साल के पहले दिन ही। और जब साल के पहले दिन ही उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए स्टाइल से निकलेगी, अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू से निकलेगी, अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू से निकलेगी।
और जब इस साल की डेप्रिसिएशन अपडेटेड अमाउंट से निकलेगी तो वो एक्स्ट्रा होगी, उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी होगी, तो फिर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज वाली एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बनेगी। ठीक है, ये पहला केस था। सेकंड केस क्या था कि एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है, याद करो ये भी पढ़ाया था, एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा है। अगर एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा होगा तो इसका मतलब आधा साल तो गुजर गया, आधा साल तो गुजर गया, तो पहले आधे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में कैलकुलेट होगी, पहले आधे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में कैलकुलेट होगी, आधे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में कैलकुलेट होगी। ठीक है, फिर उसको आप रिवैल्यू करना एसेट को ईयर के मिड में, और फिर रिमेनिंग हाफ ईयर जो आखिरी आधा साल है ना, आखिरी आधे साल को अपडेटेड स्टाइल में सॉल्व करना, आखिरी आधे साल को अपडेटेड स्टाइल में सॉल्व करना, अपडेटेड स्टाइल में उसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी, और जब आखिरी आधे साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी तो वो ज्यादा होगी, उसमें एक्स्ट्रा का एलिमेंट होगा, उसमें एक्स्ट्रा यानी एक्सेस डेप्रिसिएशन का एलिमेंट होगा आखिरी आधे साल में, आधे साल में रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज वाली एंट्री भी बनेगी, वो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए बनती थी। देन लास्ट एंड द इजीएस्ट केस इज कि अगर आप ईयर के एंड पे रिवैल्यूएशन कर रहे होगे तो क्या होगा, अगर ईयर के एंड पे, तो ये तो सबसे आसान है, ईयर के एंड पे रिवैल्यू करने का मतलब पूरा साल तो गुजर गया बेटा, सोचो ईयर के एंड पे रिवैल्यू करने का मतलब पूरा साल तो गुजर गया, तो अब क्या करेंगे, अब आप गौर से सुनना, ऐसी सूरत हाल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में निकालेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में निकालेंगे, फिर ईयर के एंड पे रिवैल्यू करना, रिवैल्यू कर दिया, अब जो अगले साल आएगा ना, नेक्स्ट ईयर से आप वो रिवाइज डेप्रिसिएशन निकलेगी, नेक्स्ट ईयर से आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएट करना, और नेक्स्ट ईयर से वही एक्सेस डेप्रिसिएशन वाली रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें जरूर देख लेना, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, ये बातें बदस्तूर कांस्टेंट है कि हम बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, हम सिर्फ बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। ओके राइट, अब एक एक करके सवाल आपके सामने रखता हूं, और जो सवालात हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो मुझे याद है फाइनल अकाउंट में आ चुके हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक नॉर्मली फाइनल अकाउंट तो बाद में भी एक बार आएगा, तो अभी से उस वही सवालात में करा के, ताकि आपको जब बाद में वो नजर आए तो कोई अजनबियत ना हो, थोड़ा यूज टू हो चुके हो उसके लिए। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाओ, क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, आपके पास 1 जनवरी 2016 से लेके दिसंबर 16 तक का अकाउंटिंग पीरियड है। फर्स्ट बेटा प्लीज बी वेरी अटेंटिव, एक एक बात गौर से सुने, 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 16 का अकाउंटिंग पीरियड है। सही है, ईयर के स्टार्टिंग पे क्या हालात हैं, देखें, ये देखें क्या हालात है, ये गिवन है, लैंड है आपके पास, उसकी कॉस्ट है 5000, उसकी कॉस्ट इसलिए गिवन है क्योंकि वो डेप्रिशिएट तो होता नहीं, तो डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है, और बिल्डिंग की आपको सीवी का मतलब कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मींस एनबीवी, बिल्डिंग की एनबीवी गिवन है 20000, बिल्डिंग की एनबीवी नेट बुक वैल्यू गिवन है 20000। सही है, अब आपको चाहे तो लिख भी लें, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन है ईयर का बिगनिंग, ईयर का बिगनिंग, पहला सवाल जो मैं करा रहा हूं उसमें ईयर के बिगनिंग में रिवैल्यूएशन हुई है। ठीक है, उसकी दलील क्या है, देखो ईयर के बिगनिंग पे सारा डाटा गिवन है, देखें ये ईयर के बिगनिंग का डाटा गिवन है। ठीक है, बल्कि लिखना है तो लिख भी देता हूं, डेट of revaluation 1st January 2016, date of revaluation 1st January 2016, यही है, तो ईयर के स्टार्टिंग में रिवैल्यूएशन हो रही है। अच्छा बेटा इस चीज का ख्याल रखना कि बेशक जमीन और बिल्डिंग दोनों है, लेकिन दोनों को अलग अलग हम रिवैल्यू करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग रिवैल्यू होने के बाद डेप्रिशिएट भी होगी, बिल्डिंग रिवैल्यू होने के बाद डेप्रिशिएट भी होगी, जबकि जमीन डेप्रिशिएट नहीं होगी। ठीक है, पहले बिल्डिंग को निपटाते हैं, आइए आराम से सुने। बताओ बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग पे एनबीवी 20000 है बेटा, देखें बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग में एनबीवी 20000 है, जबकि एमवी, एमवी मींस मार्केट वैल्यू, एमवी मींस
मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग पे प्यारे बच्चों मार्केट वैल्यू देखो कितनी है 32, तो हम 20,000 की बिल्डिंग पे ऑलरेडी खड़े हैं और वो हो गई है कितने की 32, तो इसका मतलब वो 18,000 से बढ़ गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये देखें रिवैल्यूड बाय 18,000, रिवैल्यूड बाय 18,000, रिवैल्यूड बाय 18,000, सही है। अच्छा अब एक बात सुन लो, बेशक मैंने तुम लोगों को एंट्रीज बनाना सिखाई लेकिन अब बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनल अकाउंट में एग्जामिनर के ऑफिशियल सोल्यूशन में कहीं भी एंट्री नहीं होती, बस हमें पता है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, तो 18 लिख रहा हूँ, सॉरी 12,000 है, ये ऊपर जाएगा 12, माजरत। तो ये जो रिवैल्यूड बाय 12,000 है, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि 12,000 का रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, 12,000 का एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, सही है। अब अगली बात, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए ना, तो आज के बाद मार्केट वैल्यू से डेप्रिशिएट होता है, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, याद है मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो अब मार्केट वैल्यू देखो 32,000 है और रिमेनिंग लाइफ कितनी गिवन है, देखो रिमेनिंग लाइफ आपको गिवन होगी 10 ईयर्स, ये रही रिमेनिंग लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालता हूं, देखें पर ईयर डेप्रिसिएशन अब इसकी होगी, मार्केट वैल्यू है 32, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो दिस विल बी 3,200 पर एनम, ठीक है। अब देखो बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में मार्केट वैल्यू थी 32,000 बिल्डिंग की, और इस साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है 3,200, इस साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है 3,200, तो 32,000 में से 3,200 लेस करोगे तो बिल्डिंग की ईयर के एंड की एनबीवी कितनी होगी, 32,000 minus 3,200, this will be 28,800, बिल्डिंग की एनबीवी होगी 28,800, ओके पक्का ऐसा ही है। अब बच्चे ने फौरन से एक सवाल किया, सर जब ईयर के स्टार्टिंग में ही बिल्डिंग अपवर्ड, सोचो जब ईयर के स्टार्टिंग में ही बिल्डिंग अपवर्ड रिवैल्यू हो गई थी, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आपने मार्केट वैल्यू पे निकाली, यानी बड़ी वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू जो इस बार बढ़ गई थी तो बड़ी वैल्यू पे निकाली, तो इस साल की डेप्रिसिएशन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो बोला सर, बच्चे ने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज करेंगे, हाँ एनुअल वाली पॉलिसी, ये देखो ये लिखी हुई है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है एनुअल रियलाइजेशन पॉलिसी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज भी हमें करना है। कैसे करेंगे, जितना रिजर्व क्रिएट हुआ है, कितना क्रिएट हुआ था बिल्डिंग का, ये देखो जितना रिजर्व क्रिएट हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें, जितना रिजर्व क्रिएट हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें। तो अगर आपको ये एंट्री बनानी है, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज्ड पर एनम, तो ये हो जाएगा 12,000 का रिजर्व है, कितना रिजर्व है 12,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, बेटा कितना आया 1200 आया पर एनम। तो इसकी डबल एंट्री एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ बना देता हूँ, इसकी एंट्री देखो ये बनेगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 1200 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1200, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री बना रहा हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1200, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1200, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एंट्री बना दी। अब इसके अलावा बच्चे ने कहा जमीन को भी आप रिवैल्यू करो, मैंने कहा कर देते हैं बिल्कुल। बताओ जमीन कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट, क्वेश्चन के ऊपर टॉप पे देखो, क्वेश्चन के ऊपर टॉप पे देखो, जमीन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 पे थी, जबकि यहाँ देखो जमीन की मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, ये देखो 12,000, जमीन की मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है 12,000, तो 5,000 पे खड़ी थी 12 पे आ गई, 5 से 12 पे आई, तो इसका मतलब 7,000 से अपवर्ड गई जमीन, 7,000 से अपवर्ड गई। तो जमीन की एक छोटी सी एंट्री बना देते हैं, चलें अगर आप बोलते हैं तो, लैंड डेबिट कितना 7 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 7, लैंड डेबिट 7,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 7,000, ठीक है। बहरहाल जमीन थी आपकी 5,000 पे, जमीन ऑलरेडी 5,000 पे खड़ी थी और 7 से बढ़ गई, जमीन ऑलरेडी 5,000 पे खड़ी थी 7 से बढ़ गई तो 12,000 की हो गई होगी, हाँ, और एक बार 12 की हो गई तो अब वो डेप्रिशिएट तो नहीं होती ना, जमीन तो डेप्रिशिएट नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों ईयर एंड की बैलेंस शीट में ये जमीन जाएगी 12,000 की, ये देख लो। तो ईयर एंड की अगर कोई मुझे बोले ना एसओएफपी बना के दो, तो एसओएफपी में लैंड और बिल्डिंग मिला के, लैंड और बिल्डिंग मिला के देख लो 12 और 28 40,800, 40,800 ईयर एंड की ये एसओएफपी में चला जाएगा ये सब, ईयर एंड की एसओएफपी में बेटा 40,800 की लैंड एंड बिल्डिंग रिपोर्ट होगी, ईयर एंड की एसओएफपी में 40,800 की लैंड एंड बिल्डिंग रिपोर्ट होगी।
एक और चीज एग्जामिनर मांगता है छोटी सी, ये जो पूरा साल नजर आ रहा है ना, इस फॉर द ईयर की इनकम स्टेटमेंट में, इस फॉर द ईयर की इनकम स्टेटमेंट में कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। ये जो पूरा साल नजर आ रहा है, इस फॉर द ईयर की इनकम स्टेटमेंट में कितना डेप्रिसिएशन जाएगा, 3200। देख लो, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, तो उसमें 3200 का डेप्रिसिएशन जाएगा। सही है। अब आपको एमसीक्यू लेवल पे रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं मांगता, लेकिन मैं आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट भी बताता हूँ ईयर एंड पे। सुनिए, बताओ, बिल्डिंग अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी 12 से, बिल्डिंग अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी कितने से, 12 से हुई थी, और जमीन अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी 7 से। बिल्डिंग अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी 12 से और जमीन 7 से हुई थी, तो 12 और 7 19,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ था। सुनो, गौर से कान लगा के सुनो, बिल्डिंग अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी 12,000 से और जमीन अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी 7,000 से, तो 12 और 7 19,000 होता है। तो टोटल ईयर के स्टार्टिंग में 19,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ था, जिसमें से ये देखो जिसमें से 1200 का रिजर्व खत्म हो गया, रियलाइज हो गया, जिसमें से 1200 का रियलाइज हो गया। तो 19,000 में से अगर 1200 निकाल दो, 19,000 में से 1200 निकाल दो, तो 17,800 का रिवैल्यूएशन रिजर्व ईयर एंड पे बचा हुआ होगा। 17,800 का रिवैल्यूएशन रिजर्व डियर स्टूडेंट ईयर एंड पे बचा हुआ होगा। ठीक, देख लें प्लीज। सही। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसकी इनकम स्टेटमेंट में 3200 आएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 40,800, 40,800। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब ये हमने कौन सा केस किया, इसमें हम रिवैल्यूएशन ईयर के बिगनिंग पे कर रहे थे, इसमें हम रिवैल्यूएशन ईयर के बिगनिंग पे हुई है। कब हुई है, ईयर के बिगनिंग पे। समझ गए गेम, एक मैसेज कर दें अगर बात समझ गए तो बेटा, एक मैसेज करें प्लीज। चलो डियर स्टूडेंट, सेकंड केस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आइए देखें, बहुत आराम आराम से सुनिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कुछ चीजों का कॉमन सेंस भी इसमें अप्लाई होगा, थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है ये। देखें, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगेगा। देखें, योर अकाउंटिंग पीरियड इज नाउ 1st January 17 टू December 17, 1st January 17 टू December 17। सिर्फ बिल्डिंग, अब जमीन को मैं बीच में नहीं ला रहा, जमीन आपको पता है वैसे भी डेप्रिशिएट भी नहीं होती, वो एक कोना खांचा है यार, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, असल ये टेक्निकल है। बिल्डिंग की ईयर के स्टार्टिंग में कॉस्ट है 50, देखते रहो, और ईयर के स्टार्टिंग की आज तक की डेप्रिसिएशन है 30। ईयर के स्टार्टिंग की कॉस्ट है 50 और ईयर के स्टार्टिंग की आज तक की डेप्रिसिएशन है 30। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आज से कितने सालों पहले ये बिल्डिंग खरीदी थी, ये हमें निकालना है। आज से कितने सालों पहले बिल्डिंग खरीदी थी, ये बड़ी अहम चीज है। ठीक है, मैं निकाल के देता हूँ। अच्छा, जब कोई भी मेथड नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, हम सब जानते हैं। सुने फिर, जब कोई भी मेथड डेप्रिसिएशन का ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, और जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन होती तो जीरो होती है। जब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो जीरो होती है। ठीक है। अब देखो सुनो, ये बिल्डिंग 50 रुपए की ली थी और इसकी ओरिजिनल लाइफ है 5 साल। ओरिजिनल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो अगर आप गौर करो तो मैं क्या इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ, ओल्ड ओल्ड इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ पुराने पहले दौर के हिसाब से। तो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 50 डिवाइड बाय 5 साल, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगी इसकी 10। बेटा इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगी 10, दिमाग से सोचो, इसकी पर ईयर आएगी 10, सोचना शुरू करो। तो एक साल की 10 है, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितनी हो गई, देखो 30 है। ईयर के बिगनिंग तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 है, और एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 10। आज तक 3 साल गुजर चुके हैं ना, सोचो। नहीं समझे, नहीं समझे।
बात ही नहीं समझे बेटा। ईयर के स्टार्टिंग तक इसकी आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 है, 30 का डेप्रिशिएट हो चुका है, जबकि आपने इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाली वो 10 है। तो इसका मतलब 10 10 10 तीन बार हुई होगी ना, 10 10 और 10 तीन बार हुई होगी, तो 3 साल हुए इसे, 3 साल हुए। ठीक है, तो अब बताओ इसकी ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल, इसकी ओरिजिनल लाइफ कितनी थी 5 साल, और ईयर के बिगनिंग तक 3 साल हो चुके हैं। ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल और ईयर के बिगनिंग तक इसके कितने साल हो चुके हैं, 3 साल। इसका मतलब अगर हम ईयर के बिगनिंग में खड़े हैं तो अभी रिमेनिंग लाइफ 2 साल बची है। ईयर के बिगनिंग में खड़े हैं तो अभी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है, 2 साल। ठीक है, सोच लो, 30 सेकंड खामोशी सोचो। अब बेटा ये केस क्या है, आपकी बिल्डिंग रिवैल्यू हो रही है ईयर के मिड में। ये देखो ईयर के मिड में डाटा गिवन है, ये देख रहे हो, ईयर के मिड का डाटा गिवन है, ईयर के मिड में आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। तो जब कभी भी कान खोलो एसेट ईयर के मिड में रिवैल्यू हो रहा होता है, इसका मतलब आधा साल गुजर गया ना, तो पहला हाफ ईयर ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट होगा, पहला हाफ ईयर ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट होगा। कान खोल लो, ओल्ड स्टाइल में देख लो, कोई स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1 साल की 10 होती है। ओल्ड स्टाइल में 1 साल की कितनी होती है, 10, तो आधे साल की होगी 5। ओल्ड स्टाइल में 1 साल की 10 होती है, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन होगी 5। ठीक है, अब पूरे डाटा को मैं ईयर के मिड में लेकर आ रहा हूँ, कंप्लीट डाटा को मैं ईयर के मिड में लेकर आ रहा हूँ। इधर देखो बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट है इस बिल्डिंग की 50 और ईयर के मिड में इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कितनी हो गई बताऊं। ईयर के स्टार्टिंग में 30 थी, 30 थी, 5 और हो गई, 30 थी, 5 और हो गई, 30 और 5 35 हो गई होगी। तो बेटा मार्केट ये एनबीवी आ रही है कितनी, ईयर के इधर 15, और मार्केट वैल्यू अब मैं लिख रहा हूं यहाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ये हो जाएगी 45, मैंने क्वेश्चन में दी हुई थी यहाँ। तो बताओ 15 की एनबीवी है, 15 की एनबीवी एंड द मार्केट वैल्यू इज 45, 15 इज द एनबीवी एंड द मार्केट वैल्यू इज 45, दैट मींस द एसेट इज गोइंग टू बी रिवैल्यूड बाय 30। 15 से 40 45 पे आएगा। रिवैल्यूड बाय कितना है, 30 हो गया, रिवैल्यूड बाय 30 है। हाँ सही, ऐसा ही है। 1 मिनट अजान हो रही है, मैं खामोश खामोश। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जब कभी भी ईयर के मिड में रिवैल्यूएशन होगी तो आधा साल तो गुजर गया है, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन ओल्ड स्टाइल में कैलकुलेट होगी, फर्स्ट हाफ ईयर की ओल्ड स्टाइल में होगी, और ओल्ड स्टाइल में 1 साल की 10 थी, तो आधे साल की है 5, आधे साल की है 5। ओके,
तो आधे साल की आपने 5 बुक कर दी। अब पूरे डाटा को उठा के आप ईयर के मिड में ले आए, तो ईयर के मिड में अब कॉस्ट तो वही 50 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35 हो गई है, एनबीवी 15 है, जबकि मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, मैंने खुद दी हुई है 45। तो आप ईयर के मिड में आपकी एनबीवी यानी कैरिंग वैल्यू 15 पे थी और आप 45 पे आए, तो 30 से अपवर्ड रिवैल्यू हो गया। कॉमन सेंस की बात है कि 30 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया होगा। कॉमन सेंस की बात है कि 30 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ होगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। अब एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए, कान खोलो, एक बार एसेट रिवैल्यू हो जाए तो आज के बाद अपडेटेड अमाउंट, कान खोलें, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो अपडेटेड अमाउंट इज 45, अपडेटेड अमाउंट इज 45, मार्केट वैल्यू 45 है ना, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ को निकाल देता हूं आपको। याद करो, ओरिजिनल लाइफ 5 साल थी, ओरिजिनल लाइफ 5 साल थी, और ईयर के बिगनिंग तक अभी आप लोगों ने मुझे कहा था कि 3 साल गुजर चुके हैं, ईयर के बिगनिंग तक 3 साल गुजर चुके हैं और आधा साल और गुजरा, ईयर के बिगनिंग तक 3 साल गुजर चुके हैं और आधा साल और गुजरा, तो इसका मतलब 3.5 साल गुजर चुके हैं ना, इसका मतलब 3.5 साल गुजर चुके हैं ना, ईयर के मिड तक 3.5 गुजर चुके हैं ना। हाँ, तो अब अगर आप 5 साल जो टोटल लाइफ थी, 5 साल में से देखो आपकी टोटल लाइफ कितनी थी, ये देखो आपकी टोटल लाइफ थी, एक मिनट, आपकी टोटल लाइफ थी 5 इयर्स, जबकि उसमें से लाइफ गुजर कितनी गई थी, 3.5। हाँ, तो रिमेनिंग लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली होगी कितनी, 1.5 साल, पक्का आपकी रिमेनिंग लाइफ 1.5 इयर्स होगी। ठीक है, तो अब देखो आप इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालें, बात की पर ईयर डेप्रिसिएशन न्यू, ये नई वाली निकाल रहे हो, सही है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 45, मार्केट वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, 1.5 इयर्स, मार्केट वैल्यू 45 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ है 1.5 इयर्स। कान खोलो, जब रिमेनिंग लाइफ ईयर्स में लिख रहा हूं, ईयर्स में तो आंसर भी पर एनम आएगा, तो 45 डिवाइड बाय 1.5 आ जाएगा 30 पर एनम, 30 पर एनम। लेकिन बेटा हमें तो सिर्फ ये 6 महीने की चाहिए ना, आखिरी 6 महीने की चाहिए ना, तो ये पूरी पर एनम आ गई, इंटू 6/12 कर दो, इंटू 6/12 करोगे तो ये आ जाएगी 15, कितनी आ जाएगी, 15, आखिरी 6 महीने की 15 आ जाएगी, सही है। ये देख लो आपके सामने, आखिरी 6 महीने की न्यू स्टाइल में 15 आ गई, तो आपने यहाँ जाके फिट करी कितनी, ये देखें, ये लिख दी डेप्रिसिएशन 15। ठीक है, अब मुझे बताओ ईयर के मिड में ये बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई थी, 45, ईयर के मिड में बिल्डिंग 45 की रिवैल्यू हो गई थी, रिवैल्यू होके 45 की चीज मजीद 15 रुपए से डेप्रिशिएट हुई, तो ईयर के एंड पर उसकी एनबीवी कितनी होगी, 30, ईयर के एंड पर उसकी एनबीवी होगी 30, ईयर के एंड पर उसकी एनबीवी कितनी होगी, 30, ईयर के एंड पर उसकी एनबीवी होगी 30। ओके, अब एक सवाल है, सर इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, एग्जामिनर पूछ रहा है इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, इस पूरे साल की कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। देखो पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पहले 6 महीने का 5 है और आखिरी 6 महीने का 15 है, पहले 6 महीने का 5 है, आखिरी 6 महीने का 15 है, तो 20 चला जाएगा, 5 और 15 20 चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और एग्जामिनर पूछता है कि ईयर के एंड की बैलेंस शीट में कितनी एनबीवी जाएगी, ईयर के एंड की बैलेंस शीट में कितनी नेटबुक वैल्यू जाएगी, 30 जाएगी, ईयर के एंड की बैलेंस शीट में 30 की एनबीवी जाएगी। एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, घबराने का नहीं है, जब ईयर के मिड में एसेट रिवैल्यू हुआ अपवर्ड, जब ईयर के मिड में एसेट रिवैल्यू हुआ अपवर्ड, तो आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन अपडेटेड स्टाइल में आई है, आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू पे आई है, तो वो ज्यादा आई है डेप्रिसिएशन, नहीं उसमें एक्स्ट्रा का एलिमेंट है, एक्स्ट्रा देखते हैं कितना एक्स्ट्रा है। देखो इधर देखो, आंखें खोलो, पहले 6 महीने की थी 5 और आखिरी 6 महीने की है 15, देखो देखो, तो एक्स्ट्रा का एलिमेंट कितना होगा, 10, एक्स्ट्रा का एलिमेंट होगा 10, 10 देख लो आंखों से, पहले 6 महीने की 5 थी और अब हो गई है 15, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस इंक्रीमेंटल का एलिमेंट होगा वो 10 होगा, 10। तो अगर हमारी पॉलिसी ये वाली होगी ना एनुअल वाली, तो हम एक एंट्री और बनाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 10 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 10, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 10,
रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 10। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक। अब क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी फिर सुन लें आखिरी बार। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में टोटल डेप्रिसिएशन चले जाएगी 20, इनकम स्टेटमेंट में टोटल जाएगी 5 और 15 20, ईयर एंड की बैलेंस शीट में एनबीवी कितनी जाएगी 30। और अगर वो आपसे एक्स्ट्रा एक सवाल पूछ ले कि ईयर के एंड पे कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा है, कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा है, तो 30 का रिजर्व क्रिएट हुआ था ये देखो, और इस 6 महीने में 10 का रियलाइज हो गया। तो 30 में से जब 10 रियलाइज हो गया तो 20 का बच गया, 30 में से जब 10 रियलाइज हो गया तो 20 का बच गया। ओके, प्लीज देख लें, ये रहा सब कुछ आपके सामने। अब गेम समझ गए भाई? हाँ, यू गॉट इट, बोलो जी। ओके, अब एक सवाल आप लोग मुझे करके दें, चले एक्टिवली कीजिएगा, इसी तर्ज पे होगा, ईयर के मिड में रिवैल्यूएशन हो रही होगी, इसी तर्ज पे होगा। चलो आ जाओ, ये देखो डाटा देखो क्या है आपके पास। योर अकाउंटिंग पीरियड इज 1 जनवरी 16 टू December 16। ये रहा अकाउंटिंग पीरियड, देखो ये रहा अकाउंटिंग पीरियड। ये बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है 200, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 120, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 120, और एक जरा डॉज है, ओल्ड स्टाइल में उसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन है 10, ओल्ड स्टाइल में उसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन है 10, ओल्ड स्टाइल में 10 है, सही, ओल्ड स्टाइल में 10 है एक साल की, यानी कई सालों से 10-10 की आ रही है हर साल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ईयर के मिड में मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ये रही, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ईयर के मिड में 225 है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ईयर के मिड में 5 है। ओके, चलो इस पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बताओ कि इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। वेरी गुड, करो। करें बेटा, स्टार्ट करें।
टोटल लाइफ निकालनी है बेटा, टोटल लाइफ भी आपको निकालनी है, सब निकालना है। स्क्रैप वैल्यू जब नहीं गिवन होती तो 0 होती है, निकालना है, सब निकल आएगा, दिमाग से सोचो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, सॉरी। कैसे करेंगे इधर देखें बेटा, आप लोगों को याद होगा, आपने अपनी लाइफ में ये चीज पढ़ी है कि अगर कभी भी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालनी हो, देखो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ, याद है? स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, छोड़ दो। तो अब आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन ये गिवन है, ये गिवन है, और कॉस्ट गिवन है, तो लाइफ नहीं निकल आएगी। पर ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है 10, कॉस्ट गिवन है 200, तो ये टोटल लाइफ नहीं निकल आएगी, सोचो। हाँ, तो टोटल लाइफ आप इसको यहां ले जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, याद है? तो टोटल लाइफ हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, टोटल लाइफ हो जाएगी 20 ईयर्स। क्या आ जाएगी? 20 ईयर्स। देख लो, टोटल लाइफ बेटा आपके पास आ जाएगी 20 ईयर्स। टोटल लाइफ कितनी आ जाएगी? 20 ईयर्स की टोटल लाइफ आ जाएगी, दिमाग से सोचो। चलो इधर देखो, फिर देखो क्वेश्चन में, कॉस्ट 200 है और पर ईयर डेप्रिसिएशन है 10, तो ऑटोमेटिकली 20 साल की टोटल लाइफ आ गई। 200 है, पर ईयर डेप्रिसिएशन है 10, तो ऑटोमेटिकली 20 साल की टोटल लाइफ आ गई। अब बताओ, इस 20 साल में से कितनी लाइफ गुजर चुकी है? 12 साल गुजर चुकी है। क्यों? ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इन दोनों को कनेक्ट करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 120, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 120, और एक साल की होती है 10, एक साल की होती है 10, तो ऐसे 12 साल गुजर चुके हैं ना। 10 करके 12 साल तक हुई होगी ना, 10 10 करके 12, तभी तो 120 हुआ है। हाँ, समझ गए? तो इसका मतलब बेटा ओरिजिनल लाइफ है 20 साल, जिसमें से 12 साल गुजर चुके हैं। ओरिजिनल लाइफ है 20 साल, जिसमें से 12 साल गुजर चुके हैं, तो दैट मींस ईयर के बिगिनिंग में 8 सालों की रिमेनिंग लाइफ बची है। 8 इयर्स की रिमेनिंग लाइफ बची है, 8 इयर्स की रिमेनिंग लाइफ बची है। ओके, अब सामने देखें, जब ईयर के मिड में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पहला हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर ओल्ड स्टाइल में डेप्रिशिएट होगा, और ओल्ड स्टाइल में इधर देख लो, सवाल के अंदर ही गिवन है, एक साल की डेप्रिसिएशन होती है 10, ओल्ड स्टाइल में एक साल की डेप्रिसिएशन होती है 10, तो आधे साल की 5 होगी। ठीक, अब बेटा ईयर के मिड में सारा डाटा ले जाओ। ईयर के मिड में आपकी कॉस्ट वही होगी 200, ठीक है, और आपकी बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हजरात होगी 120 और 5 125, 125 हो जाएगी, तो आपकी बिल्डिंग की एनबीवी हो जाएगी 75। बिल्डिंग की एनबीवी कितनी हो जाएगी? 75। बिल्डिंग की एनबीवी हो जाएगी 75। ओके, जबकि अब बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? देखो 225, तो आप 75 पे खड़े हो, 225 पे जाओगे तो 150 से अपवर्ड हो जाएगी। ये इसको बोलेंगे रिवैल्यूड बाय, ये हो जाएगी रिवैल्यूड बाय, यही है बेटा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से हम सबको पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। अब एक बार एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हो जाए, तो आज के बाद जो उसकी न्यू डेप्रिसिएशन होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो मार्केट वैल्यू इज 225, मार्केट वैल्यू इज 225 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है? चलो बताओ, रिमेनिंग लाइफ बताओ, याद करो, अभी बताया था टोटल लाइफ 20 साल थी, टोटल लाइफ 20 साल थी,
और ईयर के बिगनिंग तक 12 साल हो गए थे, ईयर के बिगनिंग तक 12 साल हो चुके थे और अभी आधा साल और हो गया है, तो 12.5 हो गए, 12.5 हो गए। इसका मतलब बेटा डेट ऑफ रिवैल्यूएशन वाले दिन तक 12.5 इयर्स गुजर चुके हैं। तो 20 साल में से अगर आप 12.5 इयर्स निकाल दो, 20 साल में से अगर आप 12.5 इयर्स निकाल दो, तो रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी 7.5 साल, 7.5 इयर्स। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी आएगी? 7.5 इयर्स। अब जरा सोचो, जब तुम डिनोमिनेटर में इयर्स लिख रहे हो, इयर्स इयर्स इयर्स, तो आंसर भी पर एनम आएगा, आंसर भी पर एनम आएगा। 220 बाय 7.5, ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 30 पर एनम, 30 पर एनम। ठीक है, अब आपके पास तो सिर्फ 6 महीने एंड में, तो इंटू 6/12 कर दो, ये आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 15। आखिरी 6 महीने की आ गई 15। ठीक है, अब जरा एक मिनट सोचो, आपने एसेट को ईयर के मिड में रिवैल्यू करके कितने पे ले आए थे? 225। 225 की हो गई थी, ईयर के मिड में रिवैल्यू होके बिल्डिंग 225 की हो गई थी। हाँ, 225 में से 15 रुपए की डेप्रिशिएट हो गई, 225 में से 15 रुपए की डेप्रिशिएट हो गई, तो यहाँ एनबीवी हो गई होगी 210। यहाँ एनबीवी कितनी हो गई होगी बोलो? 210। ठीक है, तो ईयर एंड पर जो एसओएफपी बनेगी उसमें बेटा एनबीवी जाएगी 210, उसमें एनबीवी कितनी जाएगी? 210। ठीक है, और एक और बात बिल्कुल बच्चों वाली, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए बनती है, पूरे साल के लिए बनती है। तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 5 और 15 है, पहले 6 महीने का 5 है, आखिरी 6 महीने का 15 है, तो 5 और 15 20। इनकम स्टेटमेंट में 20 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, जबकि ईयर एंड की एसओएफपी में 210 की नेट बुक वैल्यू रिपोर्ट हो जाएगी, 210 की 210 की नेट बुक वैल्यू रिपोर्ट हो जाएगी, 210 की नेट बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? रिपोर्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको एक और एक्स्ट्रा काम करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज की एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन याद है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक एक्स्ट्रा काम कर लें। जब रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था तो एक साल की डेप्रिसिएशन 5 थी, 6 महीने की सॉरी, और अब 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 15। पहले 5 थी और अब 15 हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा यानी एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो 10 रुपए की है। वो कितनी है? 10 रुपए की है। तो अगर किसी ने वो एंट्री बनानी है तो वो भी बना सकता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 10, बस ये रही। ठीक, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो है ना, ये बाकायदा एक फाइनल अकाउंट का सवाल है, ये बाकायदा आप एक सवाल आया हुआ है, तो 2009 या 2008 में कहीं आया था। डेक्स, पता नहीं क्या नाम था यार, रॉक या कुछ सवाल का नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ। ये फाइनल अकाउंट का सवाल है। अब मैं आपको सवाल, इसको मैं जा रहा हूँ, आपने खुद करना है और 3 मिनट में करना होगा आपने, 3 मिनट में, वरना मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। देखो सुनो यार, ये एक ऐसा केस है, मैंने आपको सिखाया था, अगर पहले एसिड अपवर्ड हो और फिर डाउनवर्ड हो तो क्या होता था, याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। पहले एसिड अपवर्ड हो तो रिजर्व क्रिएट होगा और फिर डाउनवर्ड हो तो क्या होगा। अब मैं बोल नहीं रहा, क्वेश्चन में आपको ये अकाउंटिंग पीरियड गिवन था जनवरी टू दिसंबर, जनवरी 15 टू दिसंबर 15, और लिखा हुआ था कि हम हर साल के एंड पे रिवैल्यू करते हैं, हम अपने एसेट को हर साल के एंड पे, बिगनिंग पे नहीं एंड पे करते हैं। सही है, तो इस साल भी एंड पे करेंगे, देखो एंड पे करेंगे, मार्केट वैल्यू गिवन है। ईयर के स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रॉपर्टी समझते हो ना, लीज होल्ड जो लीज पे लेते हैं, वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी गिवन थी 50,000 की। ईयर के स्टार्टिंग में देखो देखो इधर, ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 की गिवन थी और उसकी रिमेनिंग लाइफ भी गिवन थी।
ईयर के स्टार्टिंग में उसकी रिमेनिंग लाइफ भी गिवन थी 20 साल, 50,000 की प्रॉपर्टी गिवन थी और उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 20 साल। अब डेप्रिसिएशन ईयर के आपको रिवैल्यूएशन ईयर के एंड पे करना है। और क्वेश्चन में एक और डेटा भी गिवन था कि ये एसेट पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो इसका पुराना, ये देखो इस एसेट का पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व भी गिवन था 10,000, इस एसेट का पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व भी गिवन था 10,000। आपसे क्या रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को, छोटा सवाल है, इसको सॉल्व करें। इसका इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल के दें मुझे, दिसंबर 15 वाले साल का डेप्रिसिएशन, और ईयर के एंड पे जो रिवैल्यूएशन हो रहा है ना उसकी मूवमेंट भी बताएं कि रिवैल्यूएशन की मूवमेंट कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी या रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगी। इस साल का डेप्रिसिएशन भी निकाल दें और ईयर के एंड की रिवैल्यूएशन की अमाउंट बता दें कि वो कहाँ, ईयर के एंड की रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगी, करके दें। चलें चलें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीधी सी बात, ये देख लो सीधी सी बात है, मैंने कहा ना ये लोग हर साल के एंड पे रिवैल्यू करते हैं, एंड पे। तो ये केस आपको ऊपर ही पढ़ाया था आज भी और पहले भी सुनाया था कि जब भी एसिड ईयर के एंड पे रिवैल्यू हो रहा हो तो पहले डेप्रिशिएट करना फिर रिवैल्यू करना। पहले इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, पहले इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल दो, आसानी से निकलेगी। एसिड ईयर के बिगनिंग में 50,000 का है और लाइफ कितनी है 20 साल, लाइफ कितनी है रिमेनिंग लाइफ 20 साल, तो 50,000 डिवाइड बाय 20। अगर इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो सिंपल ये देख लो कितनी आई, 2500 आ गई। इस साल की डेप्रिसिएशन 2500 आ गई। अब बताओ 50,000 का एसेट था ईयर के बिगनिंग में और 2500 से डेप्रिशिएट हुआ है। 50,000 का एसेट था और कितने से डेप्रिशिएट हुआ है 2500 से। तो ईयर के एंड पर इस लीज होल्ड की ईयर एंड पर एनबीवी कितनी होगी बेटा, 50,000 माइनस 2500 इज 47,500। ईयर के एंड पे लीज होल्ड होगा 47,500 का। अब आप मुझे बताओ ईयर के एंड पर यह है 47,500 का और अब एकदम 43 पे आ गया, 47,500 से एकदम 43 पे आ गया तो 4500 से डिवैल्यू हो गया। मैं यहां लिख रहा हूं डिवैल्यूड बाय 4500, डिवैल्यूड बाय 4500। अब दिमाग से सोचो, सिर्फ सोचो, अभी तो वैल्यू गिरी है, मैं मान रहा हूं अभी तो वैल्यू गिरी है, लेकिन सोचो पहले वैल्यू बड़ी होगी ना, पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, इसका मतलब पास में अपवर्ड रिवैल्यू हुआ होगा। तो क्या पढ़ाया था आपको कि अगर कभी कोई एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हो के डाउनवर्ड हो, पहले अपवर्ड हो और फिर डाउनवर्ड हो, तो अब जब डाउनवर्ड होगा तो पहले जो रिजर्व पड़ा होगा उसको खत्म करेंगे, पहले जो रिजर्व पड़ा होगा उसको खत्म करेंगे फिर पीएनएल में डालेंगे। याद आया, पहले जो रिजर्व पड़ा होगा उसको खत्म करेंगे फिर पीएनएल में डालेंगे। तो रिजर्व तुम्हारे पास 10,000 का पड़ा है, तुम्हारे पास में 10,000 का रिजर्व पड़ा है और यहाँ डाउनवर्ड सिर्फ 4.5 हुआ है ना, तो बस रिजर्व के अंदर ही एंट्री बनेगी, कोई पीएनएल में नहीं जाएगा, सिर्फ रिजर्व की एंट्री बनेगी। ये बनेगी, देखो शॉर्टकट सुन लो,
रिवैल्यूएशन रिजर्व, शॉर्टकट एंट्री बना रहा हूं बस, शॉर्टकट 4.5 और लीज होल्ड क्रेडिट 4.5, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 4,500 और लीज होल्ड क्रेडिट 4,500, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और लीज होल्ड क्रेडिट 4,500, ये एंट्री बनेगी बस, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट लीज होल्ड क्रेडिट, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या क्या चीजें कहां कहां जाएंगी सुनो बेटा। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 2500, इस साल की फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। नंबर 2, ईयर के आखिरी दिन एसेट रिवैल्यू हुआ है, दिमाग से सोचो, जब ईयर के आखिरी दिन एसेट रिवैल्यू हुआ है तो रिवैल्यू का लफ्जी तर्जुमा है मार्केट वैल्यू पे लाना, तो ईयर के एंड पे एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया, तो बस ईयर के एंड पर एसेट मार्केट वैल्यू का बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा, यानी बैलेंस शीट में एसओएफपी में 43,000 पे लीज होल्ड रिपोर्ट हो जाएगा। सही है, और ये इस साल की फॉर द ईयर की रिवैल्यूएशन रिजर्व की मूवमेंट जो है ये ओसीआई में चली जाएगी, ओसीआई का एक एरिया होता है वहां चली जाएगी, फाइनल अकाउंट में पढ़ोगे। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, आपके पास एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000 था, एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000 था और अब कितने से कम हो गया 4.5 से, 10,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व 4.5 से कम हुआ, तो ईयर के एंड की बैलेंस शीट में अब 5,500 चला जाएगा, ईयर के एंड की बैलेंस शीट में 5,500 चला जाएगा। ठीक है, देख लो भाई, समझ गए, समझ गए। सही, अब मैं आपको एक और पास्ट पेपर मुझे याद है, वो भी मैं कराता हूँ, वो भी प्राइस वेल के नाम से आया था, मैं लिखता हूँ आप लोग करें। ठीक है, उसमें क्या है जरा मैं आपको इशारा देता हूँ, पहले वाले साल में एसिड डाउनवर्ड होगा फिर अपवर्ड होगा, ये भी आपको कराया था केस, पहले डाउनवर्ड होगा फिर अपवर्ड होगा। चलो देखो, ये देखें, सही, आपके पास एक एसेट है, नाम है उसका, चलो बिल्डिंग रख लेते हैं, उसकी कॉस्ट है 30 मिलियन, मिलियंस में ही खेलना, लाइफ है उसकी 15 years। ठीक है, इस पहले साल के एंड पे उसकी मार्केट वैल्यू हुई समझ लो 25, और अगले साल के एंड पे मार्केट वैल्यू हो गई 24.8। सही, दोनों सालों की एंट्रीज बनाए चलें, सब कुछ सामने, बिल्डिंग ली थी, बिल्डिंग बाय कब की है, बिल्डिंग की बाइंग डेट सुनो, 1 जनवरी 08 को बिल्डिंग बाय की थी 30 मिलियन की, 1 जनवरी 08 को बिल्डिंग बाय की थी 30 मिलियन की, और उसकी लाइफ कितनी थी 15 years। पहले साल के एंड पर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 25, और नेक्स्ट ईयर मार्केट वैल्यू हो गई 24.8। दोनों सालों के लिए मुझे बताओ क्या क्या चीज कितनी कितनी पीएनएल में जाएगी, सब बताओ, चलो करो, करो, ये पास्ट पेपर में आ चुका है सवाल, पास्ट पेपर में ये सवाल आ चुका है।
देखें जी कैसे होगा, जरा एक नजर। आप 30 मिलियन के आपने एसेट बाय किया है, बिल्डिंग 30, और उसकी लाइफ कितनी है 15 इयर्स। 30 डिवाइड बाय 15 कितना होता है? यहाँ आ जाएगी डेप्रिसिएशन 2। ओके, अब बताओ 30 में से 2 लेस कर दो तो आपके पास यहाँ एनबीवी आ जाएगी 28। ठीक है, यानी पहले साल के एंड में आपके पास नेट बुक वैल्यू कितनी थी 28, और अब एसेट एकदम 25 पे आया, डायरेक्ट गिरा। तो ये 3 रुपए का आपका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोल दो, ये एक्सपेंस हो जाएगा, 1 सेकंड में एक्सपेंस हो जाएगा। याद है? हाँ, आपने पढ़ा है ना कि फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 1 सेकंड में पीएल में एक्सपेंस, 3 रुपया एक्सपेंस बुक हो गया पक्का, और एसेट आ गया 25 रुपए पे। एसेट आ गया 25 रुपए पे, सही है। अब देखते रहें, एसेट यहां हो गया 25 का। अब एक बार एसेट रिवैल्यू या डिवैल्यू हो जाए, एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी, सही है। और आने वाले कल की डेप्रिसिएशन अपडेटेड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अपडेटेड अमाउंट यानी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ओरिजिनल लाइफ कितनी थी बेटा? 15 साल। ओरिजिनल लाइफ थी 15 साल, और एक साल गुजर गया तो अब 14 साल रह गए। एक साल गुजर गया तो अब 14 ईयर्स रह गए, 14 ईयर्स रह गए हैं, सही। तो आप क्या करोगे, आज के बाद की अगर डेप्रिसिएशन निकालनी है, इधर देखो, तो एसेट 25 का हो गया डिवाइडेड बाय 14 ईयर्स, देखते हैं कितनी आती है। 25 डिवाइड बाय 14 ईयर्स 1.79, 1.79 की डेप्रिसिएशन है। इसको 25 में से माइनस करो तो ये आ गई 23.2। यहाँ एनबीवी कितनी आ गई 23.2। अब जरा दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, 23.2 पे खड़े हो, अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई 24.8, यानी ऊपर गए, ऊपर गए इस बार। तो ये केस कौन सा है बताओ जरा सोचो, पहले डाउनवर्ड हुआ था लास्ट ईयर और अब अपवर्ड हुआ। तो बताओ 23.2 और 0.8 में कितना डिफरेंस है? 1.6, ये हो गया रिवैल्यू। लेकिन बेटा ये अब मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ, अगर अल्लाह करे आपको याद हो। मैंने कहा था, मैं बोल रहा हूँ आपको याद आ जाएगा, मैंने कहा था कि आज के बाद कभी भी डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड हो, डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड हो, तो आपने जितने इसको रिवर्सल बोलते हैं बेसिकली, इसका एक अच्छा सा नाम बताऊं, रिवर्सल है। जितने एक्सटेंड तक का आपने एक्सपेंस बुक किया था ना, उतने अमाउंट तक पहले इनकम बुक करोगे, फिर उसके बाद रिजर्व। जितना पास्ट में एक्सपेंस बुक किया है, सबसे पहले उस एक्सपेंस को उल्टा करोगे, सबसे पहले उस एक्सपेंस को रिवर्स करोगे। तो जितने अमाउंट का आपने पास्ट में एक्सपेंस बुक किया था, आने वाले कल में बेटा उतनी ही इनकम बुक करोगे, उतनी ही इनकम पहले बुक करोगे फिर रिजर्व। ठीक है, तो अब बताओ 3 रुपए का पास्ट में एक्सपेंस बुक किया था और यहाँ 1.6 से अपवर्ड हुआ है,
तो बेटा जब 3 रुपए तक इनकम बुक हो सकती है ना, तो 1.6 तो आराम से इनकम बुक होगी। तो ये 1.6 की आप इनकम बुक करेंगे। अब ये पीएनएल में जाएगा, ये 1.6 पीएनएल में जाएगा, ठीक है, राइट। तो बताओ 2009 में इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें जाएंगी। दिसंबर 09 में एक तो ये जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, एक तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा और एक 1.6 की इनकम जाएगी। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा और एक रिवर्सल 1.6 की इनकम। रिजर्व नहीं होगा, ये इनकम होगी, इनकम इनकम डायरेक्ट। बल्कि एक और बात बोलूं, पास्ट में आपने 3 रुपए का एक्सपेंस बुक किया था, आज रिवर्सल करते वक्त 1.6 की इनकम बुक कर ली। इवन अभी भी एक 1.4 का अमाउंट रह गया जो आने वाले कल में इनकम बुक होगा। अब आने वाले कल में भी अगर ये एसिड ऊपर गया, आने वाले कल में भी एसिड ऊपर गया, तो 1.4 की इनकम आने वाले कल में ही बुक होगी। 1.4 की इनकम पहले आने वाले कल में बुक होगी। सही, किसी ने किया था भाई, बोले। ये पास्ट पेपर में आ चुका है, पास्ट पेपर में आ चुका है। प्राइस वेल लिखना है तो लिख लो, प्राइस वेल नाम ही सवाल में आया था। ओके, देख लें बेटा, आराम से अच्छी तरह देख लें प्यारे बच्चों। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, एक छोटा सा चैलेंजर है। चैलेंजर क्या, एक जरा सा रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है, आप देखें, आप लोग करें, ट्राई करें। बेटा ये क्वेश्चन है, ये वैसे तो F3 में भी आता है, F3 लेवल का सवाल है, बहुत बच्चों का आया है F3 में ये, लेकिन आ सकती है। देखें, एक कंपनी ने मशीन बाय की है 9 साल पहले, कितने की बाय की है वो नहीं पता ना जरूरत है, कितने की बाय की वो ना पता है ना जरूरत है, एंड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट इट एट द रेट 4% ऑन कॉस्ट, 4% ऑन कॉस्ट, 4%। हम लोग आज तक यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है कि अगर कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो, अगर कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो, तो आपको लाइफ निकालना आनी चाहिए, टोटल लाइफ। स्ट्रेट लाइन में ये बात पढ़ाया जाता है बच्चों को, F3 में, FA2 में, बचपन में, O लेवल, A लेवल सब में पढ़ाया जाता है। कभी भी अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकालना आनी चाहिए। हाँ, अब 9 साल गुजर चुके हैं, अब 10वें साल के बिगनिंग में एसेट की मार्केट वैल्यू गिवन है, ये रही 20,000। जब जिंदगी एंड होगी तो स्क्रैप वैल्यू ये रही। 10वें साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो मुझे, 10वें साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो प्लीज, 10th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल दो। मैं थोड़ी देर खामोश हूं, देखते हैं किसी का आंसर आता है नहीं आता। ईयर 10 का डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं करा दूंगा।
चलो बात सुनो बेटा, सीधी बात है। 9 साल पहले मशीन ली थी, सोचो 9 साल पहले मशीन ली थी, 9 साल पूरे गुजर गए वो तो। आज 10वें साल के शुरू में हम रिवैल्यू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 10। तो जिस दिन हम रिवैल्यू करते हैं उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन अपडेटेड अमाउंट पे होती है, और ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। देखो मार्केट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, मार्केट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। देखो मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख की तैयार गिवन है, और स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो यूं लिख लें, मार्केट वैल्यू 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 40। बस एक चीज आपको आके फंसा देगी, एक चीज आपको आके फंसा देगी, वो है रिमेनिंग लाइफ। वो क्या है? रिमेनिंग लाइफ। अब मैं आपको एक बात बोलूं, कभी भी रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, जैसे अगर आपको मेरी रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो लेट अस से अगर अभी मेरी एज है 35, और मेरी एज यानी 35 साल जिंदगी गुजर चुकी है, और मेरी किसी ने मुझे बताया कि आपकी टोटल लाइफ होगी 60 ईयर्स, 60 साल। तो मेरी टोटल लाइफ 60 साल है और 35 गुजर चुकी है। टोटल लाइफ 60 साल है और 35 गुजर चुकी है, तो अब मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी हुई? 25 साल ना। मेरी रिमेनिंग लाइफ हुई 25 साल। तो अगर टोटल लाइफ में से अगर आप लाइफ स्पेंड लेस कर दें, टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड लेस कर दें, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड अगर आप लेस कर दें, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी, रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। हाँ, तो सबसे पहले निकालनी है टोटल लाइफ। और बेटा बचपन में हमेशा सिखाया जाता है कि ये देखो इधर, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है। सीधा तरीका बताऊं, 100 से डिवाइड करके, बस जो भी परसेंटेज गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर दो, लाइफ आ जाएगी, टोटल लाइफ। तो अगर 10% ऑन कॉस्ट गिवन है, अगर 10% ऑन कॉस्ट गिवन है तो 100 अपॉन 10, 10 ईयर्स। 2% ऑन कॉस्ट गिवन है तो 100 डिवाइड बाई 2, 50 ईयर्स। इस बार क्या गिवन है? 4% ऑन कॉस्ट। इस बार क्या गिवन है? 4% ऑन कॉस्ट। तो 100 अपॉन 4 करो, तो आपके पास टोटल लाइफ आ गई, टोटल लाइफ आपके पास आ गई है 25 ईयर्स। और उसमें से लाइफ गुजर कितनी गई है? 9 साल गुजर चुके हैं, 9 साल गुजर। तो बेटा रिमेनिंग लाइफ होगी आपकी 16 साल। रिमेनिंग लाइफ इस गेम में कितनी होगी? 16 साल। देखा,
बेटा टोटल लाइफ 25 साल थी, उसमें से 9 साल गुजर चुके हैं, 25 में से 9 साल गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 16 साल होगी। रिमेनिंग लाइफ होगी 16 साल। चलो भाई डालो इधर, 20 माइनस 40, 160 डिवाइड बाय 16, ये आ गया 10,000 पर एनम। खत्म, आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, देख लो, ये देख लें, योर आंसर इज 10,000 पर एनम। सही, ठीक। अब समझ गए जी? बात समझ में आ गई तो जरा एक मुझे मैसेज करें। अब मैं कुछ थ्योरी लिख रहा हूं, फिर समझाता हूं, ठीक है? ओवरहॉलिंग,
चलो जनाब 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 इधर देख लें। ओवरहॉलिंग क्या है? ओवरहॉलिंग का मतलब इट्स लाइक देखा एडिंग अ कंपोनेंट टू नॉन करंट एसेट आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। हमने एक ऐसा नॉन करंट एसेट लिया है कि जिसको हर 3 साल में ओवरहॉल कराना पड़ता है। यानी ओवरहॉल का मतलब समझ लो उसके कुछ कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ता है। तो वो कंपोनेंट हर 3 साल में या 4 साल में खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा नए डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब जरा सोचो, जब वो कंपोनेंट, कान खोलो और आंखें खोलो, जब वो कंपोनेंट हर 5 साल में चेंज करने पड़ते हैं, तो एक बार जब वो चेंज हो गए तो 5 साल फायदा पहुंचाते हैं। एक साल जब वो एक बार वो चेंज हुए तो 5 साल तक चलेंगे, 5 साल तक, 5 साल बाद दोबारा चेंज करना है। तो एक बार जो चेंज किया उसका अपना फायदा, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट 5 साल है ना। तो जब हर बार आप ओवरऑल करोगे तो उसका अपना इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है। ओवरऑल का अपना इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, और हर वो चीज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो वो नॉन करंट एसेट है। वो क्या है? नॉन करंट एसेट है, और वो कैपिटलाइज होगी। तो इसको भी कैपिटलाइज करेंगे। सही है, कैपिटलाइज करेंगे, और इसकी अपनी जो जिंदगी होगी, जैसे 5 साल है, हमें हर 5 साल में ओवरऑल करना है। हमें हर 5 साल में क्या करना है? ओवरऑल करना है। तो हम हर 5 साल के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट कर देंगे, उस ओवरऑल की कॉस्ट को। उस ओवरऑल की कॉस्ट को हर साल, हर 5 साल पे डेप्रिशिएट कर देंगे। पढ़ें। इट्स लाइक adding a component to non-current asset after every few years. It must be capitalized if its own life is greater than 1 year. It must be capitalized if its own life is greater than 1 year. And overall must be depreciated on its life. इसकी खुद की like complex asset. मैं complex asset का वर्ड यूज कर रहा हूं, आपने पढ़ा है पहले, तो उसी तरीके से ये भी डेप्रिशिएट होगा, अभी नजर आ जाएगा आपको। सही है, ओके। और बेटा ये कैपिटलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार कराया तो कई साल चलता है। एक बार आपने ओवरऑल कराया तो 5 साल या 4 साल, ये तो हर वो चीज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो वो कैपिटलाइज होता है, वो नॉन करंट एसेट है। ठीक, अब आओ एग्जाम्पल को बहुत कान लगा के सुनना, बिल्कुल एकदम। कंपनी बॉट अ प्लांट, कंपनी बॉट अ प्लांट फॉर 3 लाख, कंपनी बॉट अ प्लांट फॉर 3 लाख विथ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। कंपनी बॉट अ प्लांट फॉर 3 लाख विथ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। एक प्लांट खरीदा जिसकी लाइफ 20 साल थी। ठीक है, अब कंपनी नीड्स टू ओवरहॉल इट आफ्टर एवरी 5 साल एट अ कॉस्ट ऑफ 40,000। हर 5 साल का ओवरऑल कराना पड़ेगा। हर 5 साल के बाद 40,000 का ओवरऑल, यानी ये कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। हर 5 साल के बाद, दिमाग इधर, हर 5 साल के बाद 40,000 का एक कंपोनेंट रिप्लेस होगा। तो जरा सोचो एक मिनट, पहली बार अब जब रिप्लेसमेंट होगी वो 5 साल बाद होगी। सोचो, पहली, तवज्जो, पहली बार अब जब रिप्लेसमेंट होगी वो 5 साल के बाद होगी ना। 5 साल बाद पहली रिप्लेसमेंट होगी ना। तो अभी रिप्लेसमेंट करानी नहीं पड़ रही, इसका मतलब अभी वो चीज लगी हुई है ना। अभी वो चीज लगी हुई है ना, सोचो ना यार, अभी वो चीज है ना। नहीं समझे यार? मैं कह रहा हूं मेरा ये हाथ है ना, मैं हर 5 साल बाद चेंज कराऊंगा। ये हाथ मैं अपने 5 साल बाद चेंज कराऊंगा। तो अब अगली बार चेंज कराऊंगा 5 साल बाद, तो अभी नहीं कराना पड़ा, तो अभी तो लगा हुआ है ना हाथ यार। नहीं समझे बेटा? 5 साल बाद रिप्लेस कराना है, ओवरऑलिंग करानी है, तो अभी नहीं करानी पड़ रही, इसका मतलब अभी तो अंदर वो कंपोनेंट है ना। तो अभी देखो इधर, देखो ब्रेकअप देखो, 3 लाख में से अभी राइट नाउ 40,000 का ये ओवरऑल है, 40,000 का ओवरऑल है, जिसकी अपनी लाइफ है 5 साल। इसकी अपनी लाइफ कितनी है? 5 साल। जबकि बताओ रिमेनिंग 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 प्लांट कितने का है? 3 लाख में से 40 निकाल दो, 260। रिमेनिंग प्लांट 260 का है, और बाकी प्लांट की लाइफ कितनी है? बाकी प्लांट की लाइफ है 20 साल। ये देख लो, आंखें खोलो, इस तरह डेप्रिशिएट होगा, इस तरह ये डेप्रिशिएट होगा, इस तरह ये डेप्रिशिएट होगा। देख लो, इस तरह ये डेप्रिशिएट होगा कि पूरा प्लांट 3 लाख का है, जिसमें से 40,000 का ओवरऑल है, 40,000 का ओवरऑल है, जिसकी अपनी लाइफ है 5 साल। तो ये 40,000 अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट, बाकी रिमेनिंग प्लांट है 260 का, बाकी रिमेनिंग प्लांट 260 का है, उसको हम से डिवाइड कर देंगे, उसको हम 20 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, उसको हम 20 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो अब देखें यहां कैसे होगा पर ईयर डेप्रिसिएशन। इधर देखें, रिमेनिंग प्लांट 260,000
डिवाइड बाय 20 ईयर्स, मेरे ख्याल से ये होगा 13,000 ना। और चलो डेप्रिसिएशन ओवरहॉल ये हो जाएगा 40,000 का ओवरहॉल है, डिवाइड बाय 8 ईयर्स 5,000 नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, डिवाइड बाय 5 ईयर्स तो ये होगा 8,000 पर एनम। तो अब एग्जामिनर का पहला सवाल, एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन 13 प्लस 8 कितना जाएगा, 13 प्लस 8 कितना जाएगा 21, इनकम स्टेटमेंट में 21 चले जाएगा, दिमाग से सोचो। और एसओएफपी में एसेट तो इनिशियली 3 लाख का ही था ना, तो 3 लाख में से 21 लेस करोगे तो 279 की एनबीवी चले जाएगी। फिर बोल रहा हूँ बेटा ये दोनों डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना, तो 13,000 प्लस 8,000, 13 प्लस 8 21,000 का इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चला जाएगा। और एसओएफपी में क्या जाएगा, देखो बताता हूँ, एसओएफपी में ये जाएगा, एसओएफपी ईयर 1 में ये जाएगा, देखो कॉस्ट थी एसेट की कितने की 3 लाख, और इसकी पहले साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सिर्फ 21, तो ये चला जाएगा 279,000 बस, दैट्स इट। तो याद रखो यार ये एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एसेट की तरह ही सॉल्व हुआ ना, एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एसेट की तरह ही ये सॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्स एसेट की तरह ये सॉल्व हो गया, देख लो थ्योरी लिखवा दी है और ये सारी इसकी डिस्कशन है। हाँ चलें, बात समझ गए, बताएं। अब बेटा आप लोगों को मैं आप लोग के व्हाट्सएप पे कुछ असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ एग्जाम किट के, वो मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस भी करूंगा उसमें से कुछ, लेकिन आप लोग उसको लाजमी कर लीजिएगा। और अब आज के दिन के बाद आपको 2 चैप्टर आप पे दिए हो गए, मैं फिर बोल रहा हूँ 2 चैप्टर आपको बुक रीडिंग करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 33 IAS 33 और IAS 16, IAS 33 और IAS 16 दोनों की बुक रीडिंग आप पे फर्ज हो गई है बेटा। ऑनलाइन वालों पे तो डबल फर्ज है ना, क्योंकि उनका तो टाइम भी तो बच रहा है, कितना ट्रैवलिंग टाइम सब बच रहा है। तो बेटा अभी रात को ही आज जाग के पढ़ लो, आज ही आप बुक रीडिंग करके फाइनल करो। देखो ये आपको पहले बोला, या नहीं करोगे तो आप अपने फ्यूचर के साथ जुल्म कर रहे हो, अपने पेपर के रिजल्ट के साथ भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको भी थोड़ी देर में असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूँ, और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।